Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ मैटरनिटी नर्सिंग एंड मैटरनिटी नर्सिंग में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184. द नर्स इज़ प्रिपेयरिंग टू टीच अ प्री नेटल क्लास अबाउट fetal circulation. Which statement should be included in the teaching plan? Select all that apply. अब नर्स प्रिपेयर कर रही है टू टीच अ प्री नेटल क्लासेस के लिए प्रिपेयर कर रही है. फिटल सर्कुलेशन टॉपिक क्या है, फिटल सर्कुलेशन पे टीचिंग देनी है तो उसके लिए प्रिपेयर कर रही है नर्स. सो कौन सी स्टेटमेंट उसने इंक्लूड करनी है टीचिंग प्लान में. सो गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यू हैव टू फॉलो प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने फिटल सर्कुलेशन का सारा आपको एक्सप्लेन किया है. फिटल सर्कुलेशन क्या होती है, राइट. सो उसमें कैसे फिटल सर्कुलेशन होती है, बाईपास कौन कौन से हैं. सो वहाँ पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है. सो फिटल सर्कुलेशन को समझने के लिए आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो. वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. सो फिटल सर्कुलेशन के बारे में हमें इससे पूछा गया है. सो फिटल सर्कुलेशन में अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दी गई हैं. अब मैं फिटल सर्कुलेशन में इस पर पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप वहाँ से फिटल सर्कुलेशन की टॉपिक वहाँ से कवर कर लेना, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन है द डक्टस आर्टरियोसिस अलाउ ब्लड टू बाईपास द फिटल लंग्स. सो गाइस, मैंने फिटल सर्कुलेशन में आपको बताया है कि ब्लड पंप जो करता है एम्ब्रियो हार्ट, वो लीव द एम्ब्रियो थ्रू 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, राइट. मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज़ कैरिड बाय अम्बिलिकल आर्टरीज एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिड बाय अम्बिलिकल वेन, राइट. सो ये मैंने आपको बताया था कि 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है, राइट. सो आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और जो अम्बिलिकल वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द फीटस, राइट. सो कल मैंने आपको बताया था कि जो डक्टस आर्टरियोसिस क्या करता है, अलाउ करता है ब्लड टू बाईपास द फिटल लंग, राइट. सो डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, डक्टर आर्टरियोसिस इज द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी. सो ये किसके बीच में कनेक्शन है, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में कनेक्शन है बाईपासिंग द लंग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट. सो ये होगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड है वन वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस. यस, ये भी मैंने बता दिया आपको अभी कि वन वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय 2 अम्बिलिकल आर्टरी. सो थर्ड ऑप्शन है द नॉर्मल फिटल हार्ट बीट रेंज इज़ 160 to 180 बीट पर मिनट इन प्रेगनेंसी. सो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था नॉर्मल रेंज कितनी होती है, हार्ट बीट रेंज कितनी होती है. सो इन इनिशियल प्रेगनेंसी, राइट, इनिशियल जो जेस्टेशनल पीरियड होता है उसमें जो हार्ट बीट है दैट इज़ 160 to 170 बीट पर मिनट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. बट धीरे धीरे वो स्लो होती रहती है जैसे जैसे फिटल ग्रो करता रहता है. तो इट विल बी अराउंड 110 to 160 बीट पर मिनट. सो 180 इज हाईएस्ट रेंज. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो नेक्स्ट इज 2 आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द फिटस टू प्लेसेंटा. ये भी मैंने आपको बता दिया. 2 वेन्स कैरी ब्लड. सो वेन्स फर्स्ट थिंग आप यहीं पे इसको इनकरेक्ट कर सकते हो कि वेन्स कितनी होती हैं, 1 वेन होती है दैट जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, राइट. सो फिफ्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4. So next question is question number 185. The nursing instructor asked the student to describe fetal circulation, specifically the ductus venosus. Which statement the student indicate an understanding of the ductus venosus? So नर्सिंग इंस्ट्रक्टर लाइक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे आप बताइए फिटल सर्कुलेशन में डक्टस विनोसिस क्या होता है. सो आप ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स दोगे कि डक्टस विनोसिस के बारे में कि मुझे लगेगा कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है, कि आपने जो आंसर मुझे दिया है दैट इज़ करेक्ट.
राइट। सो डक्टस विनोसिस, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, डक्टस आर्टरियोसिस, राइट। सो आर्टरियोसिस इज द कनेक्शन बिटवीन aorta and pulmonary artery bypassing the lung, and ductus venosus is a connection between umbilical vein and inferior vena cava bypassing the liver, right. So ductus venosus क्या होता है, ductus venosus is the connection between pulmonary ductus venosus is the connection between umbilical vein and the inferior vena cava bypassing the liver. So guys, अगर आपने ये चीज़ डायग्रामेटिकली अगर आपने अंडरस्टैंड करनी है, so you can follow दिस वीडियो, प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, राइट। सो अब देखते हैं ऑप्शन, इट कनेक्ट द पल्मोनरी आर्टरी टू अयोर्टा, नहीं, ये तो डक्टस आर्टरियोसिस हो जाएगा। इट इज़ एन ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, ये क्या होगा, ये होगा फोरेमन ओवेल, राइट। सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट कनेक्ट द अम्बलाइकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा, येस, ये क्या कनेक्ट करता है, अम्बलाइकल वेन को टू इंफीरियर वेना केवा, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड इट कनेक्ट द अम्बलाइकल आर्टरी टू इंफीरियर वेना केवा, अम्बलाइकल आर्टरी को नहीं, अम्बलाइकल वेन, जो दो जो बड़ी वेन्स है जब वो कनेक्ट करती हैं, दैट इज़ नोन एज डक्टस विनोसिस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 186. A pregnant client tell the clinic nurse that she want to know the sex of her baby as soon as it can be determined. The nurse informed the client that she should be able to find out the sex at 16-week gestation because of which factor. So हमारा क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट क्लाइंट नर्स को बोल रही है, क्लिनिक नर्स को, कि वो शी वांट टू नो द सेक्स ऑफ हर बेबी, कि उसको जानना है अपने बेबी का सेक्स एज सून एज इट कैन बी डिटरमाइन। सो नर्स इन्फॉर्म करती है क्लाइंट को कि वो कब अपने जो बेबी है कब वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कब सेक्स एट 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट, बिकॉज ऑफ विच फैक्टर, कि किस फैक्टर की वजह से आप सेक्स बेबी के सेक्स को 16 वीक में फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो। सो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें हम 16 वीक के बाद ही जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो बाय द एंड ऑफ द 12th वीक, राइट, जब 12th वीक के एंड तक, राइट, 12th वीक के एंड तक क्या होगा, जो एक्सटर्नल जेनिटल है फिटस का वो डेवलप हो जाता है। सो इस डिग्री पे डेवलप हो जाता है कि जेंडर ऑफ द फिटस हम डिटरमिन कर सकते हैं विजुअली, राइट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल अकर एट द एंड ऑफ द 9th वीक, राइट। सो डिफरेंशिएशन हम एक्सटर्नल जेनिटल का कब कर सकते हैं, 9th वीक में कर सकते हैं। और अगर टेस्टिस कब डिसेंड होती है इनटू द स्क्रोटल सैक, एट द एंड ऑफ द 13 वीक, राइट। जो टेस्टिस होती है वो कब डिसेंड होती है इनटू द स्क्रोटम, इन द 13th वीक। एंड इंटरनल डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल अकर एट द एंड ऑफ द 7th वीक, राइट। अगर हमने इंटरनली डिफरेंस देखना है तो वो कब देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द 7th वीक, राइट। सो 7th वीक में इंटरनल डिफरेंस कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नल डिफरेंस कब हम देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ 13th वीक, राइट, 16 वीक तक हम देख सकते हैं, राइट। लाइक अगर क्योंकि अगर मेल फिटस है तो मेल फिटस में जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 13 वीक के बाद, राइट। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 16th वीक में ही हम सेक्स को फाइंड आउट क्यों कर सकते हैं, कि कौन से फैक्टर हमें कौन से फैक्टर के कारण 16 वीक में ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 16 वीक के बाद ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्स ऑफ द फिटस। सो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि फिटल का जो एक्सटर्नल जेनिटल है वो अपीयर होना कब स्टार्ट होता है, आफ्टर 13 वीक के बाद, राइट। तो 16 वीक तक जब वो डेवलप होता है तब हम उस
चीज़ की वजह से, जैसे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जब पूरा डेवलप हो जाता है, उसकी अपीयरेंस हो जाती है, तो उसके बाद ही हम सेक्स को डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द अपीयरेंस ऑफ द फिटल एक्सटर्नल जेनिटल। यस, सो फिटल जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटल की अपीयरेंस की वजह से, राइट, हम 16 वीक में ही फाइंड आउट कर सकते हैं फिटल सेक्स को, राइट। द बिगनिंग ऑफ द डिफ्रेंशिएशन इन द फिटल ग्रोइंग नहीं, द फिटल टेस्टिस आर डिसेंडिंग इन द स्क्रोटल सेक्स 16 में नहीं होता है, वो 13 वीक में होता है, राइट। द इंटरनल डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल बिकम एपरेंट। सो इंटरनल डिफरेंस कब हम देख सकते हैं? एट द 7th month, एट द लास्ट ऑफ द 7th वीक, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सिंपल था कि 16 वीक में ही हम सेक्स को डिटरमाइन क्यों करते हैं? बिकॉज कि 16 वीक तक क्या होता है, फिटल एक्सटर्नल जेनिटल अपीयर हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 187. The nurse is performing an assessment on a client who is at 38-week gestation and note that the fetal heart rate is 174 beat per minute. On the basis of this finding, what is the priority nursing action? So nurse perform कर रही है assessment client की जो 38 वीक gestation का है, right? 38 वीक gestation का है, उसकी क्या कर रही है? assessment कर रहे हो आप। सो आपने नोट किया कि फिटल हार्ट रेट 174 बीट पर मिनट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? सो 30 कौन सी वीक में? 38 वीक में। 38 वीक मीन्स लास्ट ट्राइमेस्टर। सो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिटल हार्ट रेट कितना होता है? ज़्यादा होता है, दैट इज़ 160 to 170 बीट पर मिनट, राइट। और जैसे जैसे बेबी ग्रो करता जाता है, फिटस ग्रो करता जाता है, तो फिटल हार्ट रेट विल गो स्लो, राइट। तो कितनी होगी? 110 to 160। सो हमें यहाँ पे बोला गया है 174। सो 174 इज़ हाई, राइट। सो हमने इस कंडीशन में क्या करना है? नोटिफाई करना है टू द ऑब्स्टेट्रिशियन। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, डॉक्यूमेंट नहीं करनी है बिकॉज हार्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड। सो चेक द मदर हार्ट रेट, नो। नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, येस, नोटिफाई करना है बिकॉज 174 बीट पर मिनट इज़ हायर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट। सो टेल द क्लाइंट दैट द फिटल हार्ट रेट इज़ नॉर्मल। सो हम फॉल्स रीअश्योरेंस हम नहीं देंगे। सो क्या है? हमने नोटिफाई करना है उस कंडीशन में टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। So next question है question number 188. The nurse is conducting a prenatal class on the female reproductive system. When a client in the class asks why the fertilized ovum stay in the fallopian tube for 3 days, what is the nurse best response? So nurse conduct कर रही है prenatal class रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। आप क्या कर रहे हो? कंडक्ट कर रहे हो प्रीनेटल क्लास। जब क्लाइंट ने क्लास में पूछा आपसे कि फर्टिलाइज्ड ओवम क्यों फैलोपियन ट्यूब में 3 डेज़ के लिए रहता है, सो उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? सो गाइज़, आपको ये चीज़ पता होगी कि इम्प्लांटेशन कहाँ होती है। इम्प्लांटेशन होती है इन द फैलोपियन ट्यूब, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, राइट, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड नियर द फंडस, राइट। सो इस पोजीशन पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन होती है। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 दिन तक ओवम फैलोपियन ट्यूब में क्यों रहता है, राइट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3 डेज़ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड ओवम क्यों रहता है, राइट। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका आंसर हम देखते हैं। इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम चांस ऑफ सर्वाइवल। नहीं। सो हमें पता है फैलोपियन ट्यूब में क्यों रहता है, फॉर द इम्प्लांटेशन, की नॉर्मल इम्प्लांटेशन हो। सो नॉर्मल इम्प्लांटेशन में 3-4 डेज़ लग जाते हैं, इसलिए जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो 3 डेज़ तक कहाँ रहता है? इन द fallopian tube or in the upper part of the uterus or in the posterior part of uterus or near the fundus, right. So हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इम्प्लांटेशन साइट क्या है,
सो यू शुड नो दिस कि क्या इम्प्लांटेशन साइट क्या है, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन है इट प्रमोट द फर्टिलाइज्ड ओवम एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन। सो ये भी नहीं होगा, राइट। It promote the fertilized ovum normal implantation in the top portion of the uterus. Yes, ये normal implantation को promote करता है. It promote the fertilized ovum exposure to luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. So 3 दिन तक ये बोले इसलिए स्टे वहाँ पे करता है बिकॉज ये प्रमोट करता है कि जो ओवम है वो एक्सपोज हो सके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सो गाइस क्या है कि जो ट्यूबल इस्थेमस होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है अंटिल 3 डे आफ्टर कंसेप्शन. क्यों रहता है? बिकॉज इट अलाउ द फर्टिलाइज्ड ओवम टू डेवलप विद इन द ट्यूब, राइट. तो इसीलिए वहाँ पे 3 डे तक वो इम्प्लांटेशन के लिए कि इनिशियल ग्रोथ हो फर्टिलाइज्ड ओवम की, तो उसकी इम्प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए फंडल पोर्शन में, यूट्राइन के फंडल पोर्शन में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो स्टे करता है, राइट. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3, राइट. सो हमसे ये भी बोला गया था कि ये प्रमोट करता है कि एक्सपोज हो टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस होता है बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स, राइट. सो एस्ट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, हम एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं. तो एस्ट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम एंड एडर्नल कॉर्टेक्स एंड प्लेसेंटा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहाँ से रिलीज होगा? फ्रॉम द प्लेसेंटा. एंड प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और जो ओवरी में होगा, राइट, एंड एडर्नल ग्लैंड से, और प्लेसेंटा से होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट. एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, सो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये एक्सक्रीटेड होते हैं बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. सो गाइज़ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. मैं आपको इसको लिख के भी बता देती हूँ कि एस्ट्रोजन, राइट, हम एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, राइट, एंड कॉर्पस ल्यूटियम, राइट. एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम है और एडर्नल कॉर्टेक्स, राइट, एडर्नल कॉर्टेक्स, ये तीनों चीज़ों के थ्रू ये रिलीज़ होता है. और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन इज़ रिलीज बाय द प्लेसेंटा, राइट. सो हमें ऑप्शन में क्या बोला था कि ये प्रमोट करता है कि वो इसके एक्सपोजर में रहे, राइट, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन, राइट. सो ये चीज़ें इसको क्या करती हैं? एक्सक्रीट करती हैं, राइट. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की हम बात करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन. सो ये जो 2 हार्मोन हैं ये रिलीज़ होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होते हैं. और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये ओवरी से सिक्रेट नहीं होते हैं, ओवरी से रिलीज़ नहीं होते हैं. ये ओवरी इसको स्टिमुलेट करती है कि ये रिलीज़ हो, राइट. ओवरी स्टिमुलेट करेगी और रिलीज़ कौन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एस्ट्रोजन इज़ एक्सक्रीटेड बाय ग्राफिन फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम एंड एडर्नल कॉर्टेक्स, एंड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, राइट. सो गाइज़ आई थिंक आपको जितने भी मैंने आज क्वेश्चन करवाए वो आपको समझ आ गए होंगे. फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी. सो गाइज़ आप ये मत सोचना कि मैं एक क्लास में 5-6 क्वेश्चन ही कंप्लीट करवा रही हूँ. मेरी क्लास में 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट करने का मतलब है कि आप एक क्लास में अराउंड 50 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंडर हम मल्टीपल क्वेश्चन हम उसमें कवर कर लेते हैं. बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन के अंडर क्लियर कर लेते हैं, राइट. सो आप
क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि एक दिन में हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन हो रहे हैं या 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि इन 5-6 क्वेश्चन में हमारी क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, राइट। सो गाइस, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आपको समझ नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।